अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा इस वक्त की जो लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल है और जो डेवलपमेंट्स हैं सियासी मंजरनामे पर, हम उस पर बात करें। सबसे पहले मैं चाहूँगा इट्स सिग्निफिकेंट गो के एक पहले भी करारदाद मंजूर हुई, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन अब दोबारा से इस तरह का एक एक्ट होना जहाँ पर इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी कराने की करारदाद को सेनेट में जमा कराया जाना, सिक्योरिटी खदशात को पेश नज़र बनाकर, ये बहरहाल इस तरह की जो चीज़ें हैं या जो एक्ट्स किए जा रहे हैं, इनसे कितना फ़र्क पड़ेगा या नहीं, बट ये सिग्निफिकेंट ज़रूर हैं। तो मैं इनकी सिग्निफिकेंस पर बात करना चाहूँगा। पहली करारदाद से भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा और 8 फरवरी की तारीख़ है, लेकिन बहुत लेदे इसके अराउंड अब भी हो रही है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कागज़ात नामज़दगी मंजूर हो रहे हैं, मुस्तरद हो रहे हैं और वापस लिए जा रहे हैं, फिर एक दूसरे के हक़ में दस्तबरदार हुआ जा रहा है, टिकट किसी के पास जा रहा है। ये तमाम तर डेवलपमेंट्स हैं और एक जो इब्तदाई गहमा गहमी किसी हद तक हमें होती हुई नज़र आनी चाहिए, वो नज़र आ रही है, लेकिन बड़े स्केल पर ये गहमा गहमी इंतखाबात की डेफिनेटली अब तक नहीं है, जहाँ पर अवामी राब्ता मुहिम या अवाम में बहुत ज़्यादा घुल मिलकर हमें बहुत चीज़ें नज़र आएँ या अवाम चार्ज नज़र आएँ कि उन्होंने अपना वोट का हक़ इस्तेमाल करके किसी को इक़्तिदार के लिए मुंतखब करना है। इसके साथ साथ अदालतों में बहुत सारे मामलात चल रहे हैं। आज का दिन ख़ासा अहम रहा, जहाँ पर बल्ले का निशान एक सवाल बहरहाल बना रहा, और इससे पहले हमने देखा कि ऑल आउट अगर जो एक तासुर मिलता है वो ये कि पेशावर हाई कोर्ट जो है और उस पर नाक़दीन तनकीद भी कर रहे हैं, अब वो दुरुस्त है या नहीं, लेकिन उधर से यकीनन जो रिलीफ है या जो हक़ में चीज़ें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आ रही हैं, इलेक्शन कमीशन दूसरी तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर गया है, फिर ये तौहीन अदालत की बात पेशावर हाई कोर्ट दोबारा से करती है और नोटिस जारी कर देती है। चीफ़ जस्टिस साहब यहाँ पर फरमाते हैं सुप्रीम कोर्ट पे कि मसला नहीं है, हम अपनी छुट्टी कुर्बान करते हैं और अगर हफ्ते इतवार के दिन भी हमें अदालत लगानी पड़ती है तो हम लगाते हैं। हतमी तौर पर बहरहाल अभी ये फ़ैसला नहीं हुआ उनके बल्ले के निशान का, और वजह उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जिस तरीके से रहे उन पर यकीनन बहुत सारे सवालात हैं। हतमी फ़ैसला अब क्या आएगा, इस पर तमाम तर नज़रें मरकूज़ हैं। और फिर विद इन जुडिशरी हमने 2 बड़ी डेवलपमेंट्स कल के दिन में देखी। 2 सुप्रीम कोर्ट के आला जज साहिबान का मुस्ताफ़ी हो जाना, एक के हवाले से कुछ एक रेफरेंस की बात, और दूसरे जो जज साहब हैं जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, उन्होंने बस कहा कि मुमकिन नहीं है उनके लिए काम करना, लेकिन उनकी अपनी अहमियत रही हुई है पनामा के फ़ैसलों में और बाकी तमाम तर चीज़ों में। अब इससे कोई बहरान पैदा होगा या नहीं, या मामलात किस सिमत में जाएंगे, ये भी एक इंतहाई अहम फैक्टर है। और फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर की अपनी कुछ बातें, पाकिस्तान मुस्लिम नून के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं, पीपल्स पार्टी के हवाले से माजी में सामने आई थी कि शायद आसिफ जरदारी साहब, बिलावल साहब एक पेज पे नहीं है, और एक पार्टी जिसके कई कागजात मंजूर हो रहे हैं, कहीं नहीं हो रहे हैं, निशान उसका एक सवालिया निशान बना हुआ है और उसने इंतखाबात में कैसे जाना है, ये एक पूरा सिनेरियो है। मैं चाहूँगा मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान इसको तफसील से एनालाइज़ करके हमारे देखने वालों को ये सूरत हाल बेहतर अंदाज में समझा सकें। इसके साथ साथ पहले 2 सेगमेंट्स हम इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो पर बात करेंगे। लास्ट सेगमेंट में हम कुछ बात इकॉनमी मईशत की करेंगे, जहाँ पर $70 करोड़ की मंजूरी IMF ने दी है। करंट अकाउंट खसारे में इजाफा है पाकिस्तान के मुतवक्के, महंगाई में बहरहाल कुछ कमी की पेशन गोई की गई है। ये किस तरीके से मामलात चलेंगे, स्टॉक मार्केट बाकी चीज़ें कहाँ रहेंगी, प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में हम इस इशू को डिस्कस करेंगे। फिलवक्त गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में मैं ज्वाइन कर रहे हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुहेल इकबाल भट्टी साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान आबिद साहब अगेन सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। वेलकम तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को जी। और बड़ी हैपनिंग है राना साहब, इस वक्त चीज़ें बहुत तब्दीली से, बहुत तेज़ी से तब्दील होती हुई हमें मुख्तलिफ़ सतह पर नज़र आ रही हैं। 2 बाकी के जो आगे चल के हमारे इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं इसकी सिग्निफिकेंस पर बात करना चाहूँगा कि एक तबका, एक फैक्टर चाहता है कि 8 फरवरी के अराउंड सवालात उठते रहें, बहस जन्म लेती रहे। जब मैं यकीन कर लेता हूँ या हम सब यकीन कर लेते हैं कि नहीं अब 8 फरवरी हतमी है, सब तरफ से फिर कोई ना कोई एक शोशा, कोई एक जवाज़, एक वजह, अब सिक्योरिटी खदशात, इस ये बेशक करारदाद मंजूरों के पास भी हो जाए, इसका इम्पैक्ट नहीं होगा हम जानते हैं, लेकिन ओवरऑल जो एक डिबेट या बहस जन्म लेती है वो कितना इम्पैक्ट क्रिएट करती है, या इसको बिल्कुल हमें नज़रअंदाज कर देना चाहिए, आपकी नज़र में इसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है? देखिए, इम्पोर्टेंस तो आपने सवाल की सूरत में भी बना दी, और जिन लोगों ने करारदाद जमा कराई है वो भी यही चाहते हैं कि ये डिस्कशन में आए। और पाकिस्तान के अंदर स्पॉइलर बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके अंदर पर्सनैलिटी भी होती है, उसमें इदारे भी होते हैं, और सेनेट ने ये काम दूसरी दफ़ा करने की कोशिश की है, जो कि 22 को रेक्विजिशन वाला इजलास तलब किया जा रहा है।
तो तवक्को है कि 22 तक बहुत सारी चीज़ें वैसे भी क्लियर हो चुकी होंगी, और जिन सेनेटर साहब ने जो आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सरबराह जमा कराई है, शरारत तो बहुत ज़्यादा है कि ज़ाहिर है जी 3 महीने मुलतवी करने में, 3 महीने बाद आपके पास कौन सा इनकलाब आ जाना जब सारा मुल्क इलेक्शन की तैयारी में है। फिर थीसिस और थ्योरी क्योंकि चलती हैं, तो साजिश ये भी थी कि इसके अंदर गुफ्तगू में कि जनाब देखें पीटीआई चाहती है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएं, और चूंकि अक्टूबर में उनकी पसंद के चीफ जस्टिस आने वाले हैं, तो वो कल जा चुके। एक थीसिस आपको बताया और उसको ख़त्म भी कर दिया कि जी वो तो हो गया ख़त्म, कि जी कुछ लोग वो चाह रहे हैं। अब कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते थे कि जी एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, जी। फिर ये कहते हैं जी कि वो आईएमएफ की किस्त का मसला बन जाएगा, किस्त भी मिल गई तो अब तो बड़ा क्लियर हो सकता है। पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए दानिश्वर जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में ज़्यादा बिजी हैं, उन्होंने ये शुरू किया है कि जी अब पैसे मिल गए बस अब इलेक्शन भूल जाएं। भाई इशू ये है कि अगर आपने इन पैसों पे चलना है तो फिर तो आपको इलेक्शन कराने हैं। कोई कोई इशू नहीं होता इसके अंदर कि भाई आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, हमारी अदलिया हो, हमारे इदारे हों, सारे सियासतदान हो, सब इस काम में हर दफ़ा कोई ना कोई इन्वॉल्व हो जाता है और मिल जाता है। पहले इल्ज़ाम ये था कि जी नून लीग तो टिकट ही इसलिए नहीं दे रही कि उनके पास लोग ही नहीं है, वोट ही नहीं है, वो जलसे नहीं कर रहे। अब उन्होंने टिकट भी दे दिए, और जिन्होंने कहा था कि हमारे खंबे जीतेंगे, वो अब इस वक्त इशू कर रहे हैं और उनके निशान का भी नहीं पता है। पीपल्स पार्टी ने जी। भी आज पंजाब असम्बली के कुछ टिकट अनाउंस किए, लाहौर के स्पेशली। सब तैयारियां कर रहे हैं, सब दाव पे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह पीएम पीपल्स पार्टी ने बहुत ज्यादा काम कर लिया हुआ सिंध में, तो वो बिल्कुल सुकून में बैठे हुए हैं कि हुकूमत बन जाएगी। अब वो पंजाब में जिस तरह बिलावल साहब आज मनाजुल कुरान के दफ्तर चले गए, वो कि उस हल्के में अब उनके भी वोट वो नहीं रहे जो पहले होते थे, लेकिन जाहिर है कि उन्हें अपनी सिंबॉलिक वैल्यू बनानी है कि जी मैं पंजाब में सीरियस एक्शन लड़ रहा हूँ। तो वो जगह जगह जा रहे हैं, चाहे छोटा मजमा या बड़ा, लेकिन वो अपने हल्के के लिए और एक बड़ी पार्टी होने के नाम पे, ये बहुत अच्छी बात है कि पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर महदूद ना हो जाए। लेकिन पंजाब पूरे में पीएमएलएन तो पूरी तरह मुतहर्रिक है, सिर्फ टिकट की अनाउंसमेंट की कमी थी। जी। अब तो तमाम हल्के उन्होंने क्लियर कर दिए कि लाहौर में भी आईपीपी को 2 कौमी असम्बली की, एक सूबाई की दे दी, और जहां तलाल चौधरी थे वहां पे भी नवाब शेर वसीर को आज टिकट इशू हो अच्छा गया है। राना साहब, ये जो आपने तो पीएमएलएन के उन्होंने मुतहर्रिक अपनी हद होने की तक बात की एम्बिग्युइटी है, खत्म कर दी है। मुतहर्रिक वो इनफरादी सतह पर अपने अपने हलकों में जो उम्मीदवार हैं या मुतवक्के उम्मीदवार हैं वो होंगे। जो मेन पार्टी लीडरशिप को मुतहर्रिक होना है उस पर हम जलसों का शेड्यूल भी चीज़ें भी, लेकिन नवाज शरीफ साहब की मैं बात करूं, उनकी ज़ात की बात करूं, उनके मुतहर्रिक होने की बात करूं, तो उस पर तो सवालात उठ रहे हैं कि क्यों नहीं मुतहर्रिक उस तरह से नजर आ रहे। देखें, अब जब उन्होंने टिकट अनाउंस कर दिए हैं और आखिरी मराइल में रद्दोबदल के बाद जैसे तलाल वाले हल्के में शेर वसीर को इशू हो गया आज टिकट, ठीक है, और मुल्तान में भी एक हल्के का जो रह गया था वो भी हो गया, शहबाज शरीफ को भी दूसरे हल्के का टिकट मिल गया, सिंध से वो विड्रा हो गए यानी कराची से। तो दो अब सौ तो उनके बयालीस जलसों जी। का शेड्यूल हमने खुद कर दिया, वो बन चुका हुआ है, और इस वक्त इशू हो गया और अब जलसे ही जलसे होने हैं। अब तो ये होगा कि पीटीआई के लोग कहाँ कैसे जलसे करेंगे, उनकी जो इन्होंने वकला का महाजा, ये हमें कल, जब बल्कि आप परसों कह लें, हतमी फरिश्ते शाया हो चुकी होंगी, सामने आ जाएंगी। तो क्योंकि आज 9 बजे तक विड्रॉल है, तो कल फरिश्ते तो देनी है, वो कल रात तक ही आएंगी। फिर कितने लोग होंगे पीटीआई के, जो मुझे ज्यादा खदशा है कि वो वकला का जो ग्रुप है वो भी लड़ेंगे आपस में, और जो आम वर्कर है, जो तेज वर्कर है, जिसने कागज जमा कराए थे पार्टी के कहने पे, वो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। वो विड्रा अगर नहीं करता, जो कि नहीं करेगा मेरे हिसाब से, तो उनके अंदर जुतियों में दाल बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। पीएमएलएन के अंदर जहां जहां बगावत हो रही है, आपको पता है ना, दानियाल अजीज ने कह दिया कि मैं तो आजाद लड़ूंगा, मेरी वाइफ भी आजाद लड़ेगी। जी। बहुत सारी जगहों पे लोग नाराज भी हो रहे हैं, राजी भी हो रहे हैं, और बड़ी पार्टियों के अंदर ये हमेशा से होता है, छोटी पार्टियों में भी होता है कि लोग नाराज होते हैं। ये मनाने और नाराज होने का सीजन होता है ना, जब किसी के घर में शादी हो तब मनाया जाता है सबको, कि जी गम में तो सब आ जाते हैं, खुशी में फिर रूठने का सीजन ठीक होता है है, फिर राना साहब, लोगों मैं को भेजा आगे जाता है। बढ़ूंगा, वो मुझे तो सिर्फ ये ये जो बाकी तो इनके सीजन है पार्टी के सियासत अंदर का, के मामलात हैं, किसको टिकट दें ना दें नून लीग, ये तो समझ में आती है। एक चीज़ जो नहीं समझ में आई, कल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी नहीं दिफा किया, वो ये कि चौधरी गुलाम सरवर साहब की सीट आपने क्यों खाली छोड़ दी भाई? उन्होंने तो इतना एक वजारत को भी नुकसान पहुंचाया, और उन्होंने कहा मैं नहीं कर रहा पार्टी का दिफा। ये कुछ कहानी इसके अंदर की कोई अगर नॉलेज में है आपके तो प्लीज़ डू शेयर, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कोई सुलेमान अंदर आप। की कहानी नहीं, कुछ भी नहीं कहानी। आईपीपी बिल्कुल क्लियर है कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ खड़ी हुई है। उन्होंने प्रेशर डाला है, वो तो फिर दौरा शिकवान के लिए भी मांग रहे थे, वो नरेश शकूर खान के लिए भी मांग रहे थे, वो राणा नजीर साहब के लिए भी मांग रहे थे। उन्होंने हर जगह पे कैंडिडेट बहुत स्टालवर्ड करे किए थे, लेकिन इनको 10 से 11 सीटें मिली हैं। पीएमएलएन ने 2 लाहौर में दे दी, बड़ी बात है कि वैसे भी इन्होंने मतलब ओन चौधरी को तो उन्होंने ओन किया हुआ है, वो बेशक इस्तेकाम पार्टी से आ रहे हैं, वो नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट पे लेने भी पहुंचे हुए थे, और उनसे क्वेश्चन भी हुए थे कि क्यों गए हैं।
तो उन्होंने बताया कि मेरा एक ताल्लुक बन गया हुआ है, और खुद अलीम खान को उन्होंने राइट राना कौमी और साहब, सूबाई मैं असम्बली ज़रा पे एडजस्ट कर दिया है, अपने अपने बाकी कैंडिडेट दोनों ही नहीं है। रिस्पेक्टेबल गेस्ट को भी शामिल गुफ्तगू करूँ। मैं सलमान आबिद साहब आपसे जानना चाहूँगा, किस तरह से देख रहे हैं आप? असल में भी राना साहब ने भी मुख्तलिफ तरफ इशारे किए और हमें भी ये इशारे मिलते हैं, वो नहीं चाहता, वो नहीं चाहता, वो नहीं चाहता। कौन है जो नहीं चाहता और किसकी माँ पर ये चीज़ें हो रही हैं, ये सैनेट वाली या इस तरह की बात एक निकाल दी जाना कि वो एक मौजू बने, फिर उस पर बात हो और फिर हम जन्म ले के इलेक्शन है 8 फरवरी को या नहीं है? देखिए ना, जिस वक्त पहली सेनेट के अंदर करारदाद आई थी तो लोगों ने कहा था कुछ इनफरादी लोगों का मसला है और उसको सियासी तनाही में देखा था। मैंने उस वक्त भी कहा था कि सेनेट में जो करारदाद पेश हुई थी पहली वाली, उसमें सादिक संजरानी साहब जो चेयरमैन सेनेट है उनका बड़ा कलीदी किरदार है। फिर कुछ लोगों ने उसमें निगरान वज़ीर आज़म को भी जोड़ा था। अच्छा, अब जब दूसरी सेनेट की करारदाद पेश हुई है तो जाहिर है कि कुछ कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान में, चाहे वो सियासी हैं या गैर सियासी हैं, वो इंतखाबात में ताख़ीर चाहती हैं और इंतखाबात उनको सूट नहीं करते। इसीलिए बार बार कभी सेनेट से रेजोल्यूशन की बात आती है, फिर कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो इंतखाबात को मौखर करने की बात करते हैं और उनके बकौल के KPK और पंजाब के हालात ऐसे नहीं हैं। फिर कभी जो है ताजिरों का और सनतकारों का तबका जो है वो मुतालबा करता है कि पहले मईशत को दुरुस्त किया जाए, फिर इंतखाबात का रास्ता इख्तियार किया जाए। फिर कभी उलमा इकराम का वफद जो है वो आर्मी चीफ से मिलता है, वो कहते हैं जी पहले इंतखाबात को छोड़ें, पहले मईशत को दुरुस्त करते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो और वो वक्फे से कुछ ना कुछ करके दिखाने की कोशिश करते हैं। वो अलग बात है कि चीफ जस्टिस साहब ने और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इंतखाबात हर सूरत में 8 फरवरी को होंगे। अब वही कस्टोडियन है इंतखाबात के बर वक्त होने में, और अगर कोई रुकावट होगी तो यकीनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अंदर इंटरवीन करेगी। और जैसे राना साहब ने कहा, क्योंकि अब सारी सियासी जमातें एक्टिव हो चुकी हैं और इलेक्शन की तैयारी के मूड में है और इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और ये टिकटों की तकसीम 1-2 दिन के बाद आपको अगले 15 दिन की जो इलेक्टोरल कैंपेन है वो भी देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद जो है मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं जो कोशिश करेंगे, दोबारा अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन में ताख़ीर की जाए, कहीं सिक्योरिटी इशूज़ को बुनियाद बनाकर, कहीं किसी और इशू को बुनियाद बनाकर। तो अब देखते हैं कि ये इंतखाबात अपने वक्त पर ही होने चाहिए असूली तौर पे तो, क्योंकि अगर इंतखाबात नहीं होंगे तो उससे भी मसाइल तो कम नहीं होंगे बल्कि मसाइल और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए अब फैसला क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट शायद कर दे ये जो बल्ले के निशान वाला है, और अगर ये फैसला PTI के हक़ में आता है तो PTI की बतौर जमात शनाख्त तो बरकरार रहेगी, लेकिन अगर फैसला उनके हक़ में नहीं आता तो फिर एक और नया मुतनाज़ा अमल जो है, यानी एक बड़ी जमात जो है वो फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बतौर शनाख्त के तौर पे, बतौर जमात के तौर पे तो आउट हो जाएगी। फिर उनके उम्मीदवार जो हैं वो इनफरादी सतह पर मुख्तलिफ निशानों के साथ इलेक्शन लड़ते हुए नज़र आएंगे, तो उससे उनकी एम्बिग्विटी बढ़ेगी। और फिर ये भी सोचा जाएगा कि जनाब एक जमात के साथ जो कुछ हुआ है और जिस तरीके से उनको अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन में उलझाया गया या वो खुद भी उलझ गए। यहाँ PTI की भी बड़ी मिस्टेक है कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को शायद उस तरह से सीरियस नहीं लिया जिस तरह से सीरियस लेना चाहिए था। और अगरचे हमारे यहाँ कोई भी सियासी जमात सीरियस नहीं लेती, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कुछ इसी तरह के होते हैं, लेकिन PTI क्योंकि इस वक्त एक मुश्किल वक्त में थी तो उसको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए था। अब कल उसके बाद पता चलेगा। तीसरी बात जो आपने पार्टी टिकटों की बात की है, मुझे पता है और सबको पता है कि ये जो IPP के साथ मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद किसने करवाया है, कौन लोग हैं जो मुस्लिम लीग नून को मजबूर कर रहे थे कि आपने हर सूरत में IPP के साथ इत्तेहाद करना है। अब उसको एक कम मार्जिन के साथ रखा गया है कि हम कम से कम नशिस्तें दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें नहीं दे सकते, तो उस पर इख्तलाफात का पैदा होना तो फितरी अमर है। अब मुस्लिम लीग काफ ने भी अपनी रिजर्वेशन शेयर की है और वो भी जो है कोई बहुत खुश नहीं है और कहते हैं कि अब हम फर्दर सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, वो भी एक मसला तो आएगा। तो बड़ी पार्टी के साथ ये मसला होता है कि जब बड़ी पार्टी होती है तो उसके साथ सीट एडजस्टमेंट के मामलात में मसाइल पैदा होते हैं, वो एक फितरी अमर है। और पार्टी के अंदर भी नाराज़गियाँ होती हैं, इत्तेहादी जमातें भी नाला होती हैं, ये भी एक फितरी अमर है। अब जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, अब देखना ये है कि ये पहला इलेक्शन है जो इतना फीका इलेक्शन पड़ा हुआ है, अभी तक मोमेंटम नहीं बन सका इलेक्शन का। अब जैसे राना साहब ने कहा है कि अगले 10-12 दिन 13 दिन जो भी हैं, अगर इसके अंदर सियासी जमातें इलेक्शन का मोमेंटम बनाने में कामयाब होती हैं, और जैसे कहा जा रहा है कि सियासी जमातें अब जल्द से जुलूस करेंगी और बड़ी बड़ी इंतखाबी मुहिम के अंदर जो है वो शिद्दत पैदा करेंगी, तो शायद इलेक्शन का मूड बन जाए। वगरना मुझे लग ये रहा है कि ये अनसर्टेनिटी बरकरार रहेगी, उसमें सिक्योरिटी रीजंस भी आ जाएंगे, कोई बड़े लोग जलसों में नहीं जा सकेंगे,
बड़े बड़े जलसे उस शायद उस तरह से ना हो सकें सिक्योरिटी Right. रीजंस की बेसिस पे। मौलाना फजलुर बिल्कुल रहमान सही। तो कह रहे हैं ना कि मैं तो जलसों में जा ही नहीं सकता, मेरे लिए तो अब सिक्योरिटी तो सर थ्रेट्स बहुत बिल्कुल ज़्यादा हम है अब तो और करीब इसी हैं तरीके और से बाकी बिल्कुल ये लोगों के साथ भी डिसाइसिव मसला टाइम होगा। है जब तो मुझे चीज़ें लगता है ब्लैक एंड वाइट में हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। सलमान आबिद साहब पॉइंट आ गया आपका। मैं ज़रा सुहेल इकबाल भट्टी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूँ। भट्टी साहब मुख्तलिफ तबकात का जिक्र किया, सलमान आबिद साहब ने ज़रा मज़ीद एलेबरेट कर दिया, राना साहब ने भी इसकी बात की थी। अब ये तबकात इतने ताकतवर हैं कि कोई ऐसा मामला क्रिएट कर सके कि ताख़ीर आ जाए, या ये महज बस अपनी तई एक छोटी मोटी कोशिशें हैं जो मुख्तलिफ लोग इंडिविजुअल हैसियत में जारी रखेंगे लेकिन कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है? आपने दुरुस्त कहा, ये तबकात मौजूद हैं। ये वो तबकात हैं जिन्होंने एक पूरे निज़ाम को लपेट कर तमाम आइन और कानून को अपनी जेब में रखकर अपनी मर्जी के फैसले करवा कर एक नया सिस्टम तश्कील देने की कोशिश की थी, और अल्टीमेटली वो सिस्टम बुरी तरह से नाकाम हुआ कि उनको खुद मुंह छुपाने पड़ गए। अब उनके पास और कोई चॉइस नहीं है कि जब वो तबकात जो शिकस्त से दो चार हो चुके हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक आफ्टर शॉक्स का जो छोटा छोटा सिलसिला है कि अपनी वो प्रेजेंस को कहीं ना कहीं वो रजिस्टर्ड करवाते रहें और छोटी छोटी दस्तक दे रहे हैं। चूंकि तवील सिस्टम था, 15-20 साल का एक प्लान बना हुआ था, अल्टीमेटली उनकी तवक्कुआत के बरक्स नाकाम हो गया, और उनकी तवक्कुआत के बरअक्स सिस्टम के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर इस वक्त करेक्शन जारी है। हम बात कर रहे हैं ना कि बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा, अगर हो भी जाए तो क्या होगा, ये बात बहुत आगे चली गई है। ठीक है, राइट। मामला उस तरीके से नहीं है कि जिस तरह के जाहिरी तौर पर नजर आ रहे हैं। तमाम लेवल के ऊपर, तमाम जगहों के ऊपर, तमाम इदारों में, तमाम अहम जगहों पर मौजूद शख्सियात उस बात की रियलाइजेशन है, सिस्टम में एक बड़े पैमाने के ऊपर करेक्शन का अमल जारी है। आपको याद होगा सरगोदा के अंदर एक बड़ा एक मारूफ एक बड़ा एक हिट जलसा हुआ था मुस्लिम लीग नून का, जहां मरीम नवाज ने खिताब किया था। वहां पर एक वीडियो चलाई गई थी जहां पर उन्होंने कहा था, वीडियो के साथ, पिक्चर्स के साथ, कि ये वो पांच का टोला है जिन्होंने मुल्क को इस नहज पर पहुंचाया। और एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके की सारी सारी एफर्ट जारी थी, और उस टोले को शिकस्त हुई, और उसके पीछे जो बाकी सारे मास्टरमाइंड थे वो उस शिकस्त से दो चार हो चुके हैं। और उसके बाद आफ्टर शॉक्स हैं जो सेनेट के अंदर पहली करारदाद आई, फिर अब दूसरी एक अटेम्प्ट की गई है कि इस प्रोसेस को किसी न किसी तरीके से रोक तो नहीं सकते वो, अल्टीमेटली गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा किए रखे। आपको याद होगा इसी तरह की सूरत हाल थी नवंबर 2022 के अंदर, जब एक अहम तरीन ओहदे के ऊपर तकर्री का मामला था। तो उस दिन भी आखिरी दिन तक कुछ इसी टाइप की गुमगू की कैफियत थी, लेकिन अल्टीमेटली सिस्टम ने प्रवेल किया। अब दोबारा वो कोशिश जारी है, लेकिन गुज़श्ता 8-10 माह में आप देख लें बहुत से अटैम्प्ट्स हुए हैं मुख्तलिफ हवालों से, वहां पर भी उनको नाकामी हुई है, इस हवाले से भी नाकामी होगी। 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन होंगे, इलेक्शन का मोमेंटम आने वाले दिनों में आपको बनता हुआ दिखाई देगा। देखिए जो सारा कुछ हुआ है कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था जो इन शॉर्टेस्ट 9-10 महीनों के अंदर हो चुका है। ये वही सिलसिला है, अगर आपको याद होगा तो एक वक्त के अंदर नवाज शरीफ साहब कहा करते थे, मरीम नवाज साहबा ने भी कहा, और शाहिद खकान अब्बासी बहुत कैटेगोरिकली मुख्तलिफ जगहों पे कहा करते थे। उनका फिक्र एक बहुत छोटा था लेकिन बहुत अहमियत का हामिल था। वो ये कहा करते थे कि पहले अब चीजें ये तय होंगी कि मुल्क चलना कैसे है। जी बिल्कुल। ये चीजें तय होंगी कि मुल्क चलना कैसे है। तो मेरे ख्याल में वो चीजें तय हो चुकी हैं कि इस मुल्क ने चलना कैसे है। जिन खराबियों से माजी में सिस्टम दो चार रहा, जिसके नतीजे में आज हम इस नहज पर पहुंचे हैं, उसकी करेक्शन का फेज जारी है। और वो तबकात जिनको इसके अंदर रसवाई का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपने मैंडेट से तजावज किया था, अब सबकी जवाब तलबी हो रही है। वो किसी भी इदारे में मौजूद थे, वहां पर भी कार्रवाई होने जा रही है। बदलिए के आला युवानों में मौजूद थे, वो खुद से मुस्ताफियों के घर जा रहे हैं। तो एक करेक्शन का सिलसिला जारी है। आने वाले दिनों में भी हमें काफी बड़े पैमाने के ऊपर तब्दीलियां से देखने को मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ हमें ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि ऐसे अनासिर जो सारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सबोताज करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, गर्चे के वो नाकाम होंगे लेकिन वो अपनी कोशिशें जरूर करते रहेंगे। जी नाकाम होंगे आपकी नज़र में लेकिन अपनी कोशिशें ज़रूर करते रहेंगे। और मेरे ख्याल से अगर ये वाकई करेक्शन है एंड वंस एंड फॉर ऑल ये करेक्शन है तो इट इज़ वेरी मच नीडेड एंड रिक्वायर्ड करेक्शन। लेट्स होप कि ये करेक्शन हो जाए और फिर हम सही सिमत में आगे चलें। मैं आमिर इलियास राना साहब दूसरे मुद्दे पर आना चाहूँगा। मामला सब जुडिस है, अब सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फ़ैसला देना है, उस पर हम बात नहीं करते हैं। लेकिन ये जो एक ट्रायंगल सा इस वक्त बन गया हुआ है, ये पेशावर हाई कोर्ट और फिर उधर से इलेक्शन कमीशन और इस तरफ सुप्रीम कोर्ट, तो बिल्कुल वो मामला हमें साफ शफाफ नज़र आ रहा है। लेकिन ये बाकी ओवरऑल इस सारी सूरत को कैसे आप रीड करते हैं? वो तासुर ऐसे मिलता है जैसे कोई खींचातानी चल रही है कि एक कोई किसी के साथ है, कोई ऐसा एक तासुर आता है। सुप्रीम कोर्ट काबिल एहतराम, मामला सब जुडिस, वो जो भी फैसला है सारा आंखों पे हम सब कबूल करेंगे, पर इस बाकी इक्वेशन को कैसे आप देखते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल
सब जुडिस हो या कुछ हो, लेकिन भरी सुप्रीम कोर्ट जो है वो लाइव दिखा रही है। और वहां पे 2-3 सवालात हैं, पर्टिनेंट हैं वो बड़े, कि आप लाहौर हाई कोर्ट थे तो पेशावर क्यों गए, और पेशावर अपने इलेक्शन का मकाम क्यों चुना एक गांव। और सुप्रीम कोर्ट जज साहिबा ने बताया, क्योंकि वो केपी से हैं, कि वो छोटा सा गांव है। अब वो बात वहां पे जा रही है जहां पे फिर पेशावर हाई कोर्ट पे उंगलियां उठ जाती हैं कि आपको लाहौर हाई कोर्ट से इत्मीनान नहीं है, आपको इस्लामाबाद आई नहीं है, तो क्या आप वहां क्या सहूलत ले गए थे आप। वैसे तो इतराजात और इल्जाम उठते हैं कि बिल्कुल सख्त तकरीर की थी, लेकिन ये पहले भी पंजाब में भी और बाकी जगहों पे होती रही हैं, तो हमने भी बात कर दी थी। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि फैसला तो कल होना है, लेकिन हम यहाँ ये देख सकते हैं कि जो 15 दिसंबर को रिटर्निंग अफसरों का फैसला था, उसका पैरा 6 पढ़े तो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा हुआ है कि वो लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से ज्यादा का काम था कि तमाम रिटर्निंग अफसरों को काम से रोक दिया, यानी ओवर डूइंग की। फिर ऊपर से इलेक्शन कमीशन ने भी उसको सारे मुल्क पे लागू कर दिया। जो सवालात सारों ने लाइव देखे थे, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने फिर उसके जवाब भी दिए थे कि वो रिवायती तौर पे ऐसा करते हैं जब कोई कोर्ट ऑर्डर कर दे। इसी बिना पे इलेक्शन कमीशन ने, जब पेशावर हाई कोर्ट का पहला सिंगल बेंच का फैसला है, जिसने ये भी कहा कि 2 रुकनी बेंच को सुनना था, लेकिन मैं कर रहा हूँ, और हतमी ऑर्डर भी कर दिया कि आप आज शाम ही बल्ला और निशान चेयरमैन वापस करें और इसको लगाएं भी सही वहां पे वेबसाइट फौरी तौर पे वेबसाइट पे। तो नहीं माना और उन्होंने उसको चैलेंज कर दिया। उसमें इलेक्शन कमीशन जीत गया। फिर वो डिवीजन बेंच में आ गया, फिर वो पीटीआई के हक में होगा। आज सुप्रीम कोर्ट में सारा दिन लोगों ने कार्रवाई देखी है, लेकिन सवालात अभी वही हैं जिसके जवाब कल होंगे। बस वो पार्टी जीत जाएगी जिसने कानून के मुताबिक इलेक्शन कराए होंगे, और इलेक्शन ने कमीशन ने अगर कानून के मुताबिक फैसला दिया है वो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन कर देगी। लेकिन इशू ये है कि पीटीआई को, जो सलमान आबिद साहब बात कर रहे थे, कि पता था कि जब उनका पहला इलेक्शन कलअदम करार दिया गया तो उन्हें दूसरे इलेक्शन में ऐसे इकदाम नहीं करने चाहिए थे जो आज वो फेस कर रहे हैं। भाई अगर अकबर एस बाबर आ गए हैं तो वो फिर वहां प्रेस टॉक करते कि ये देखिए, ये आए हैं, हमने इनसे ये चीजें मांगी हैं। वहां वो नूरुल्लाह नज़र कहते रहे कि वो तो वैसे ऐसे गपशप के लिए, वो कहते हैं मैं कागज लेने गया था। तो ये चीजें, जब आपको किसी से लड़ना है और आप खासतौर पर एस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहे हैं, आप 9 मई के बाद डटे ने बिल्कुल ठीक काम किया था, तो फिर आपके हथियार यानी जो सारे पूरे होने चाहिए। ये समझ रहे थे वही सहूलतकारी जो पहले तो मोहम्मद अदालतों से खुली, और सुप्रीम कोर्ट में तो स्पेशल आसिफ सईद खोसा से शुरू हुई थी कि ले आओ केस, नाम सड़कों पे क्यों हो, और मैं जो बैठा हूँ, हम बैठे हमारे पास ले आओ। ये वहां से सहूलतकारी शुरू हुई थी जो अब तक इनको समझ नहीं आ रही। और हालांकि कल एजाजुल हसन साहब, आप कहते हैं ना, भाग निकले हैं, उन्हें फेस करना चाहिए था। जो बहादुरी वो अदालत में बैठ के आम आदमी की तज़ीक में फील करते थे कि ये बहुत अच्छी तरह मैं सरकारी अफसरों के साथ कर रहा हूँ, साकिब निसार साहब से लेके, और अब तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लट्टू की तरह घुमाया था। जब तक काजी फायद साहब नहीं आए थे तो सुप्रीम कोर्ट उनके इशारे अबरू पे चलती थी। तमाम चीफ जस्टिस साहिबान उन्हीं की तरफ देखते थे, सो मोटो उनकी मर्जी से होते थे। तहरीर भी वही करते थे सो मोटो को, साकिब निसार साहब के दौर में सबको चलाते थे। तो वो चीजें और वो अदालतें नहीं रही। तो फिर अब अपने आप को ठीक कर लें, आप अपने सिस्टम को ठीक कर लें, वो भी नहीं करना। अच्छा, गाली भी स्टैब्लिशमेंट को देनी है और दरवाजा भी उनका पकड़ना है, जो नहीं पकड़ा जा रहा ना वो रास्ता खोल रहे हैं। तो हकीकत ये है कि पीटीआई का बल्ला और पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान दोनों ही मुश्किल में हैं, और मुझे मजीद मुश्किलात नजर आ रही हैं खान साहब के लिए। और जब उनके लिए हैं तो पार्टी के लिए खैर सलाह नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप फौज से लड़ना भी चाह रहे हैं, आप धमकाते भी उन्हें हैं और मिन्नत अल्लाह पसे कर पर्दा करते हैं, और बाहर आप ये पोस्चर देते हैं कि हम तो बिल्कुल नहीं डरते और एब्सोल्युटली नॉट वाली कहानी है हर जगह पे। ऐसा नहीं है। तो अब इलेक्शन तो सर पे है। 26 दिन की अगर हम 13 को निकाल दें तो 14 तारीख से लेके और 6 फरवरी तक 26 दिन की, ये 24 दिन की इलेक्शन कैंपेन बनती है। और पीएमएलएन के तो 4 लीडर होंगे जो सारी जगहों पे जलसों से खिताब कर रहे होंगे। जो मैं पहले से मैं कह रहा था, वो तो मुकम्मल तौर पे मैदान में मौजूद हैं। जिनकी कोई एम्बिग्युइटी थी वो टिकट आज अनाउंस हो गए। अब जिसने आज़ाद लड़ना होगा वो लड़ेगा, लेकिन पार्टी के टिकट आ गए। पीटीआई अनाउंस करती जा रही है थोड़े थोड़े करके, और उसके अंदर भी उनके यहाँ बहुत एतराज़ात आ रहे हैं। वकला के ऊपर भी एतराज़ आ रहे हैं कि जी जो आम वर्कर को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो चूंकि इनकी तो आवाज़ सोशल मीडिया है, अब पता नहीं अल्लाह जाने 8 फरवरी को सोशल मीडिया पर लोग वोट डालेंगे या ग्राउंड पे आके वोट डालेंगे। ग्राउंड पे आया नजर नहीं आ सकते, और कर सकते कि आप उनके वोट गायब कर देंगे। बस पीटीआई को कोशिश करनी चाहिए कि जो मर्जी लड़ाई हो जमहूरी अंदाज से उसको लेके चले और अपने लोगों को इलेक्शन तक कामयाबी से ले जाए।
गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। सलमान आबिद साहब, आपकी क्या राय है इस वक्त जो कुछ चल रहा है और आज जो एक बात सामने आई, जो रिमार्क्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसे तो मुख्तलिफ दस्तावेज़ात मांगे गए आज PTI के वकला से और वो शायद उनको प्रोड्यूस करने में नाकाम रहे हैं। अकबर एस बाबर साहब के हवाले से सवाल हुआ कि वो फाउंडिंग मेंबर हैं, उनको निकालने का कोई नोटिफिकेशन, शायद उसका भी जवाब नहीं था, और भी इस तरह की 3-4 चीज़ें पूछी गई। फिर ये भी कहा गया आत्मी तौर पर कि ऐसा लगता है कि PTI ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। तो जो पहले आप गुफ्तगू फरमा रहे थे वो ये कि ऐसे मामले में जब वो हेड ऑन गए हुए थे तो उनको एहतियात करनी चाहिए थी, लेकिन वो पहले जैसी फैसिलिटेशन शायद सोच के बैठे हुए थे जब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए। और अब भी बज़ाहिर एक तासुर ऐसा मिलता है कि कहीं ना कहीं कुछ कॉर्नर्स में उनकी लाइकिंग्स या उनको रिलीफ देने का सिलसिला या उनके लिए आउट ऑफ द वे जाने का सिलसिला आज भी बरकरार है। ऐसा नहीं है कि सब जगहों से बंद हो गया। इत्तफाक करेंगे इस बात से आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख का अगर आप मुताला करें तो भुट्टो साहब को भी इस तरह के हालात का सामना करना पड़ा था, बेनज़ीर भुट्टो को भी इस हालात का सामना करना पड़ा था, नवाज शरीफ साहब को भी इन हालात का सामना करना पड़ा था, और आज इमरान खान को भी इन हालात का सामना करना पड़ रहा है। मसला ये है कि हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हमेशा से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बहुत से मामलात को चलाने की कोशिश करती है। नवाज शरीफ साहब ने जब इस्टेब्लिशमेंट को रेजिस्ट किया तो उनका इख्तलाफ हुआ, बेनज़ीर भुट्टो का हुआ, भुट्टो साहब का हुआ, इमरान खान का भी हुआ। ये जो मामला है इंट्रा पार्टी इलेक्शन, जिसमें मैं पहले ही इतराफ़ कर रहा हूँ कि PTI से भी बहुत सी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन मसला ये सियासत का है और सियासत का फ़ैसला ये है कि इस वक्त इमरान खान जो है उनके लिए हालात सही नहीं है और नहीं होंगे। मसलन जिन्होंने IPP की पार्टी बनाई है, आपको नहीं मालूम कि वो क्यों बनाई गई थी? आपको नहीं मालूम कि परवेज़ खटक को जो PTI पार्लियामेंटेरियन बनी है वो कैसे बनी है? तो इसलिए हमारे यहाँ जो सियासत हो रही है उस सियासत में जो अभी आमिर इलियास राणा साहब कह रहे हैं कि PTI के चेयरमैन के लिए तो हालात साजगार नहीं है, मैं तो इत्तफाक करता हूँ और मैं इस बात से भी इत्तफाक करता हूँ कि बतौर PTI के लिए भी हालात साजगार नहीं है, क्योंकि इस वक्त तो वो इस वक्त जैसे कहते हैं ना कबूलियत वाले पोर्शन में नहीं है। यहाँ तो कबूलियत वाले पोर्शन में कुछ और जमातें खड़ी हैं। 2018 में इमरान खान खड़े थे, नवाज शरीफ साहब नहीं खड़े हुए थे। तो इसलिए ये फैसला तो अब उनको बदला मिलना है या नहीं मिलना वो सुप्रीम कोर्ट ने करना है, और जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी उसके बाद तो कोई बाकी आखिरी बात रह नहीं जाएगी, वो सबको मानना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। और PTI को भी फिर प्लान B, प्लान C जो भी उनके जहन में होगा वो करना पड़ेगा। लेकिन मसला हमारा ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासत और जमहूरियत कई दिहाइयों से हो रही है, उसके नतीजे में हम कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो इंश्योर नहीं कर सके। और अभी मेरे दोस्त बता रहे थे कि जी हमने करेक्शन करनी शुरू कर दी है। मुझे नहीं मालूम, हो सकता है मेरा इल्म बड़ा कमज़ोर हो, हमने जितनी करेक्शन की है अब आप देख लीजिए अब हम कहाँ खड़े हैं। अभी ये रिसेंटली आलमी बैंक के जो डायरेक्टर हैं उनका जो आर्टिकल छपा है पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में और 2024 का जो नक्शा उन्होंने खींचा है वो भी हमारे सामने है, और पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहाँ खड़ी है वो भी हमारे सामने है। रियासत के क्राइसिस किस तरह से हो गए हैं कि इंस्टीट्यूशंस के दरमियान क्लैश हो रहे हैं। अब तो हालत ये है कि हम जुडिशरी के अंदर देख लेते हैं कि कौन सा जज कौन सी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, कौन से उसकी ग्रुपिंग किस ग्रुप के साथ है। तो हमारे यहाँ तो बाकायदा जुडिशरी तकसीम हुई है। और फिर हमारे यहाँ एक मसला ये भी है कि सियासी जमातों के हक़ में फ़ैसले आ जाएँ तो सियासी जमातें उस जुडिशरी के साथ खड़ी हो जाती हैं, और जब फैसले खिलाफ आने शुरू हो जाएँ तो फिर हम उस जुडिशरी को पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं, फिर जजेस पे इल्ज़ामात लगाते हैं। ये तो एक हमारा अमूमी कल्चर है पाकिस्तानी सियासत के अंदर, जो हम जुडिशरी के अंदर भी तकसीम करने का खेल खेलते हैं, और जुडिशरी के अपने अंदर के बेशुमार मसाइल हैं जिसको देखने की ज़रूरत है। आपको याद है ना कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने फरमाया था कि जजों की तकरीरी के लिए हम पे बड़ा दबाव था। वो किसका दबाव था? अब वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन लोग हैं जो जजों की तकरीरियों के ऊपर भी दबाव डालते हैं और अपनी मर्ज़ी के जजेस भी लगाते हैं। तो पाकिस्तान का खेल कोई इतना आसान नहीं है कि हम ये समझें कि जनाब ये चीज़ें बड़ी मामूली तरीके से चल रही हैं। ये गैर मामूली तरीके हैं, और गैर मामूली तरीके से जब चीज़ों को डील करने की कोशिश की जा रही है तो उसकी इम्प्लीकेशंस नज़र आ रही हैं। अभी भी हम यहाँ बैठे हुए यही कह रहे हैं कि अगले इंतखाबात के जो नताइज हैं उसमें कोई कोलेशन टाइप गवर्नमेंट बनेगी, कमज़ोर हुकूमत बनेगी और ज़्यादा अक्सरियत नहीं होगी। तो फिर वो कमज़ोर हुकूमत जो है आपकी कमज़ोर सियासत और कमज़ोर मईशत का मुकाबला कर सकेगी। ये सवालात तो हमारे जहनों में मौजूद है ना, जिसके ऊपर यहाँ पे बहस होती है, मुबाहिसा होता है, तजिए होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का क्राइसिस ज़्यादा संगीन है इस वक्त। जो कुछ हो रहा है ये कोई बहुत अच्छे साइन नहीं है पाकिस्तान की सियासत के तनाजुर में और पाकिस्तान की मईशत के तनाजुर में। राइट। सोहेल इकबाल भट्टी साहब, ये फरमाइएगा कि बाकी तो चीज़ें अपनी जगह पे हैं, हतमी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी और वो सबको काबिल कबूल होना चाहिए,
कितना फ़र्क, एक मकबूलियत बहरहाल अपनी जगह पे, जितनी भी वो डिबेटेबल बात है और वो वोट में डिपिक्ट होगी, अभी हमें पता लगेगा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मौजूद है। तो बल्ले का निशान होने या ना होने से कितना फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि तो दावा करते हैं कि पढ़ा लिखा समझदार अवेयर वोटर है उनका, तो निशान को समझ जाएगा। तो ऐसा कोई अंगूठा छाप है नहीं है कि इधर उधर का निशान हुआ तो उसको नहीं समझ होगी कि वो किस तरफ जा रहा है। फ़र्क पड़ेगा क्या बहुत ज़्यादा एक निशान से, या आप नहीं समझते कि कोई बहुत ज़्यादा ख़ास फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इसमें दो सिनेरियो है। पहला सिनेरियो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टेकअप हो चुका है, जिस तरीके से समाप्त हुई, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑब्जर्वेशन के बाद जिस तरीके से इंटर पार्टी इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए, ब्लंडर पर ब्लंडर किए गए और इस तरह उसको एक्सपोज किया गया उस सारे प्रोसेस को, कि पीटीआई ने किसी जगह के ऊपर उसको मेक श्योर करने की कोशिश नहीं की जो कि उनकी सर्वाइवल थी किसी हद तक, जिसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे। उसके बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से मामला आगे बढ़ रहे हैं, लग तो मुश्किल रहा है कि कानूनी तौर के ऊपर शायद उनके पास बल्ला रहे, लेकिन एक्सपोज कर लेते कि उनके पास बल्ला रहे भी सही। लेकिन पीटीआई ने अपने लिए जो जितने मुश्किलात खड़ी की हैं, जितनी अपने लिए उन्होंने रुकावटें खड़ी कर चुके हैं, बल्ले का निशान होने के बावजूद इस वक्त जो सिनेरियो है और जिनके खिलाफ बरसरे बेकार हैं और कोई एक दिन वो जाया नहीं होने देते, और जिस तरीके से उनके मामला मजीद आगे बढ़ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि फिर भी वो कोई बड़े बड़े लेवल के ऊपर कोई डिफरेंस क्रिएट कर सके। देखिए, जो अभी तक हमें थोड़ी सी धुंधलाहट या थोड़ी सी धुंध हमें नजर आ रही थी, ये अगले 10-15 दिनों में काफी हद तक छट जाएगी। मुझे खुद 6 से 8 हलकों में जाने का मौका मिला, जहां पर हम बात करते हैं कि वो शहरी हलके थे, इस्लामाबाद के हलके थे, रावलपिंडी की शहर के हलके थे, दही इलाकों में भी जाने का मौका मिला, लोगों से बात की। कुछ डिजिटल मीडिया के ऊपर एक डिफरेंट आपको पर्सपेक्टिव मिल रहा होता है, लेकिन अब ऑन ग्राउंड जाएं तो लोगों के अंदर बहुत हद तक रियलाइजेशन है। बल्ले का निशान होना अपनी जगह के ऊपर है, लोगों को डेफिनेटली एक्सपोर्ट मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद जो पीटीआई के लोग अपना वो पार्टी का जो हाल कर चुके हैं, उनका निशान भी उनको उस नताए से नहीं बचा सकता जो सामने इस वक्त नजर आ रहे हैं। और ये हकीकत है, एक तल्ख हकीकत है, ये पीटीआई को तस्लीम करना पड़ेगी। वो बल्ले के साथ भी जाते हैं तो उनके लिए बेपनाह मुश्किलात हैं, वो कोई ऑन ग्राउंड बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अभी देख लीजिए, शफकत महमूद साहब ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने को तैयार नहीं है, और अगले 15-20 दिनों में और बहुत सी डेवलपमेंट्स होनी है। तो मेरा नहीं ख्याल को जिस वक्त जो हालात जिस दहज पर पहुंच चुके हैं, और जो मैंने बात की थी सिस्टम के अंदर करेक्शन की, उन किरदारों की जिन्होंने ये सारा एक आर्टिफिशियल निज़ाम तैयार करके इस मुल्क के डेमोक्रेटिक, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोसेस को उन्होंने बुरी तरह से डैमेज किया। आपकी मौशी सूरत बुरी तरह से मुतासर हुई, जिस लेवल पर रियलाइजेशन है और जो जिस अंदाज से करेक्शन हो रही है, उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो बल्ले के निशान होने के बावजूद पीटीआई को बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएगी। अगरचे कि हम बात करें तो दीगर सियासी जमातें जो उनकी सबसे बड़ी मुखालिफ है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तो वो तो वाज़ेह तौर पर कहती है, गुज़श्ता रोज भी उनके बयान बिल्कुल सामने है कि बल्ले का निशान होना चाहिए, आए वो बल्ले के निशान के साथ कंटेस्ट करें। लेकिन इस वक्त तक जितना पीटीआई खुद को डैमेज कर चुकी है और जो उनके लिए हर्डल्स हैं ग्रास रूट लेवल अच्छा के भट्टी ऊपर, साहब, तो वो आपने कोई कहा बड़ा आपको भी डिफरेंस हलकों में क्रिएट जाने का करने नहीं जा इत्तेफाक हुआ है, रहे। मुझे भी मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ हलकों में जाके पब्लिक सेंटिमेंट को जानने की मुझे भी मैंने भी कोशिश की। बज़ाहिर तो एक बड़ा बड़ा सेंटिमेंट नज़र आता है, लेट्स बी रियलिस्टिक, मैं एटलीस्ट ये कहूँगा कि नज़र आता है, एक तासुर ये मिलता है। गो कि वोट हतमी तौर पर पता लगेगा इलेक्शन डे पे कि किस तरफ जाते हैं, लेकिन एक तासुर ये मिलता है। आप इर्द गिर्द बाहर निकलें, आगे पीछे आप जनरली बात करते जाएं लोगों से, तो ज़्यादातर लोग आपको उनकी सपोर्ट में नज़र आते हैं। भट्टी साहब। अरसलान साहब मुझसे सवाल किया जी आपने? भट्टी साहब। अच्छा अरसलान साहब, आपकी बात, आपका अपना ऑब्जर्वेशन होगा, मैं बिल्कुल आपको एक बिल्कुल मेरिट पर बात कर रहा हूँ। मैं मतलब कि शहरी हलकों के अंदर ये टेंडेंसी बिल्कुल है, लेकिन इस्लामाबाद के वो हल्के जहाँ से पीटीआई के उम्मीदवारों ने फतह हासिल की थी, और वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, एजुकेटेड लोगों से बात हुई, लोग अब समझते हैं कि पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, और जिस तरीके से पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने एज ए पॉलिटिकल पार्टी बिहेव किया है, समझदार जो तबका है, जो एजुकेटेड तबका है, वो भी उसको क्रिटिसाइज कर रहा है और चीजों को समझ रहा है। उसके साथ एक वो क्लास मौजूद है जो बिल्कुल एक क्लोज एंडेड अप्रोच से चीजों को देख रही है, लेकिन शहर से थोड़ा सा जैसे बाहर निकलते हैं तो वहां पर सिनेरियो चेंज है। गुजर खान जाने के इत्तेफाक हुआ, लोगों ने पीटीआई पे एतमाद किया था, लेकिन इस वक्त वहां पर लोग डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं। आप रावलपिंडी टेक्सला में मुझे जाने का मौका मिला, वहां पर बिल्कुल मौजूद है, उनकी सिंपैथीज मौजूद है, लेकिन जो पार्टी का स्ट्रक्चर था जिसने उस पब्लिक सपोर्ट को कैपिटलाइज करके
लॉजिकल एंड तक लेके जाना था, वो बिल्कुल तबाह हो चुका है, वो टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से उनकी सारी एफर्ट कहीं आपको कैपिटलाइज होते दिखाई नहीं देती, जिससे आम आदमी को, उनके वोटर्स को, अवाम को, सिस्टम को कोई बेनिफिट मिल सके या वो बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर पाए। तो चीजें बहुत ज्यादा राइट, भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया। मैं बड़ा एक इंतहाई आम सवाल तीनों के लिए रखना चाहता हूँ, उस पर अपना अपना तज्जिया आप दे दें, और वो मैं वहीं से लीड ले रहा हूँ। भट्टी साहब, जो आपने करेक्शन की 2 मरतबा बात की अपनी दोनों दफ़ा की गुफ्तगू में, अब हमें नज़र भी आया है आमिर इलियास राना साहब 2 जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट से चले जाते हैं, और फिर क्या वो जो एक बात बहुत सारे लोग कहते रहे कि क्या सियासतदान का एहतसाब होना है, जज का कब होगा, जर्नैल का कब होगा, जर्नलिस्ट का कब होगा, ये कोई आगाज़ है अब के वाकई कोई इस तरह के एहतसाब की जानिब हम बढ़ेंगे? प्रिसाइजली सर बता दीजिएगा। देखें, सिंपल सी बात है कि चूंकि फरवरी में चला गया है नकवी साहब का केस, मज़ाहिर अली नकवी का, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और उनके वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, वो रिटायर हो चुके हैं। रूल्स यही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, अपील वफाकी हुकूमत करने जा रही है केस में, और मंसूर अली शाह जो अब तीसरे मेंबर बन गए हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, वो बार बार कह रहे थे नैब केस में कि रिटायर्ड जज हों या जर्नैल हों, उनका केस नैब में जा सकता है। तो अब ये मामला वहां जा रहा है, जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। हर 2 सूरतों में इस बात को आगे पहुंचाया जाएगा, क्योंकि जितनी बहादुरी ये लोग दिखा रहे थे, उतनी ही तेजी से ये भाग निकले हैं। राना जब ये साहब, तो ये लोगों पे दायरा चढ़ कार फिर दौड़ते थे, बढ़ेगा, वक्त वक्त मैं तो महदूद है, मैं इसलिए इसलिए ये बात जानना बड़ी चाह रहा खुल हूँ के कि ये करता फिर हूँ औरों तक भी कि जाएगा मोहतरम अगर। एजाजुल एहसन साहब सुप्रीम कोर्ट में, उनका तोती जब बोल रहा था, मैं तब भी उनका नाम लेके कहता था कि वो नैब के डिप्टी चेयरमैन को घर बुलाया था, इम्तियाज राजवर को, और उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ के केस में, इवन फील्ड वाले में, कि वो जो 10 वॉल्यूम हमने बनाए हैं JIT के जरिए, उनको आपने नहीं छेड़ना। और वो वॉल्यूम 10 पे आपको पता है सारे इल्जाम लगाते थे कि इंडिया के गैर मुल्की राज है, भाई खोल देते थे, उस वक्त क्या कमी थी? कुछ नहीं हो सका, और उन्होंने नैब को कोई काम नहीं करने दिया था। वो JIT की जो फैब्रिकेटेड रिपोर्ट्स थी, जो हाई कोर्ट ने उड़ा के रख दी है। सिंपल सी ठीक। बात है, बात उसी वक्त होनी चाहिए, अदब के दायरे में रह के होनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई तज़ीक हो किसी खुदा न खास्ता किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की, लेकिन हम उस वक्त भी कह रहे थे कि आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आईनी तौर पे जो काम है, उसमें 201, 202, 203 ठीक है आर्टिकल की राना खिलाफ साहब, वक्त बड़ा लेकिन चूंकि महदूद उस है। वक्त मैं सजा ज़रा देना मकसद सलमान था, आबिद साहब से अब और आप उसको भट्टी साहब से भी ज़रा उनका तज्जिया इस पर ले लूँ। उसको सलमान आबिद साहब, सवाल मेरा ये बड़ा सिंपल कि क्या अभी आगाज़ है? अगर अब जर्नैलों जजों तक बात जाएगी तो फिर कल को हम कहते थे देखिए, जजेस मेरी पे नहीं बात मेरी आती, अब ख्वाहिश इनकी तो हो मरात सकती लेने है, की बात है, कल को फिर बाकी तबकों पे भी आएगी बात। देखिए मेरी ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान में जजों समेत सबका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ एहतसाब हमेशा से एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ऐसा ही है और बिल्कुल। आज तक माजी में किसी जर्नैल, जजेस, सियासतदानों का वो उस तरह से कड़ा एहतसाब नहीं हो सका जो होना चाहिए था। सियासतदानों को भी विक्टिमाइज़ किया गया है, बहुत सारे एहतसाब के नाम पर उनको अपने तरीके से इस्तेमाल किया गया है। नैब को भी हमने सियासी बुनियादों पर इस्तेमाल किया गया है। तो मैं तो कोई बहुत ज़्यादा खुशफहमी का शिकार नहीं हूँ। कोई अगर कोई समझ रहा है कि हम किसी एहतसाब के सही निज़ाम की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी भी हमारे यहाँ एहतसाब का जो सारा अमल है वो मुतनाज़ा है और सियासी तौर पर एक हथियार के तौर पर अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। राइट, सुहेल इकबाल भट्टी साहब, आपने तो करेक्शन की बार बार बात की है, तो करेक्शन तो तभी मुमकिन है ना जब सबकी करेक्शन हो। ये तो नहीं कि आप सिलेक्टिव करेक्शन करें। तो अभी ये सिलसिला शुरू होगा, ये आगे फैलेगा, सब पे आएगी करेक्शन, या बस ऐसी 1-2 चीज़ें होकर रुक जाएगा मामला? इस्लाम साहब, जब हम सिस्टम की करेक्शन की बात करते हैं तो वो किसी एक फर्द की, एक इदारे की तो बात नहीं होगी, ये ओवरऑल होगी, और आपको डिफरेंस देखने का मौका मिलेगा। और आप खातिर जमा रखिए और उम्मीद हौसला रखिए। आपको तमाम जगहों के ऊपर जहाँ पर आप बात कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, आपको तमाम जगहों के ऊपर ये करेक्शन होती दिखाई देगी, और वो उसका किसी भी इदारे से साथ ताल्लुक, और ज़्यादा दूर की बात नहीं है। आपको कमिंग डेज में बहुत क्विकली आपको सरप्राइजेस मिलेंगे, किस तरीके के साथ जिन जिन लोगों ने इस सिस्टम को अपने मैंडेट से तजावज़ करते हुए इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, डैमेज किया, उनके खिलाफ आपको कार्रवाई होती दिखाई देगी, और डेफिनेटली बिला इम्तियाज कार्रवाई होनी चाहिए अगर आपने आगे बढ़ना है। अगर आपने इसको यहाँ पर कोई आपने किसी के साथ नरमी बरती या किसी को आपने कहा कि आप कानून से बालातर हैं, तो फिर वो खराबी का जो सिलसिला था वो नहीं रुक पाएगा। तो इस वक्त तक जो हमें चीज़ें महसूस होती हैं, जो दिखाई दे रही हैं, रेलेवेंट अथॉरिटीज डिटरमिन्ड हैं, और चीज़ें आपको लॉजिकल एंड तक जाती हुई दिखाई देंगी। और जहाँ करेक्शन की बात है तो वो क्रॉस द बोर्ड होगी, और फिर आके आपका सिस्टम भी आगे ठीक होना है। और शुरू में मैंने बात की थी ना, जब शुरू में बात की
नवाज शरीफ साहब कहा करते थे, जब चीज़ें बहुत सी बैकग्राउंड में चल रही थी, वो कहते थे कि तय करने के मुल्क चलना कैसे आगे है। उसके पसे पड़ता एक पूरा एक डिस्कशन थी, एक सामने जो सारे मामलात थे वो बिल्कुल के सामने थे और चीज़ें उसके मुताबिक तय होने जा रही हैं कि उस मुल्क ने अब आगे कैसे चलना है। आप देख लीजिए, पार्लियामेंट की सुपरमेसी तस्लीम हुई, पार्टी मिल के जो रियासती इदारों के दरमियान हदूद का इख्तियारात का मामला था, वो ग्रेजुअली आपको तय होता दिखाई दे रहा है। और राइट। जिन लोग इसके अंदर खराबी का बायस बने, बहुत तेजी के साथ उनके मुकदमात आगे बढ़ रहे हैं और मजीद भी आगे बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल में एक ऐसा एवोल्यूशन का प्रोसेस है जो मेरे ख्याल में रास्ते लेट्स में होप कहीं सो नहीं जी रुकेगा और ये भट्टी साहब, जरूर जिस तरह से आप गवर्नमेंट कह तक रहे हैं ये इसी पहुंचेगा। तरह हो। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने तीनों इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। एक ब्रेक की जानिब यहाँ पर बढ़ूँगा और जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने बात की थी कि लास्ट सेगमेंट हम ज़रा कुछ मईशत के मामलात को डिस्कस करेंगे, जो इस वक्त एक बड़ा सवाल है। इंतखाबात से पहले, इंतखाबात हो जाने के बाद भी एक आम आदमी की हालत ज़ार, महंगाई, उसमें कमी की कोई नवीद है या नहीं? ब्रेक के बाद बात करते हैं, साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे इस वक्त मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है, जो मईशत है। IMF के हवाले से एक बात थी कि वो कर्ज़ मंजूर होगा या नहीं होगा। एक पॉजिटिव बात ये $70 करोड़ के कर्ज़ की मंजूरी की सामने आई, लेकिन करंट अकाउंट खसारा जो पाकिस्तान का, उसमें इजाफे की बात अब भी की जा रही है। और महंगाई के कमी की प्रोडिक्शन, बहुत बड़ी कमी नहीं लेकिन मामूली कमी की प्रोडिक्शन जो है वो सामने आई है। स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं दोबारा से तेज़ी है, इंटरबैंक में डॉलर कुछ सस्ता हुआ है और कारोबार का थोड़ा सा मुस्बत रुझान हमें स्टॉक मार्केट में नज़र आया है। मैं चाहूँगा इस लास्ट सेगमेंट में हम बात इन मौशी इंडिकेटर्स की करें और इनमें क्या बेहतरी मुतवक्की आने वाले दिनों में। बात करने के लिए हमें मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, मारूफ सनतकार हैं, मईशतदान है। बहुत शुक्रिया बेग साहब। कैसे देखते हैं इस वक्त आप? एक तो ये बड़ा एक था कि ये $70 करोड़ की मंजूरी होगी नहीं होगी, ये इलेक्शन से मशरूत होगी, इलेक्शन के बाद होगी। अब ये मंजूरी हो जाना, कुछ चीज़ें इससे बेहतर होंगी, बदलेंगी? नहीं, ये बात तो बड़ी खुशाइंद है कि सेकंड रिव्यू और दूसरे केस $700 मिलियन की वो कंपैरेटिवली आसानी से हमें मिल गई है और बोर्ड ने आज उसकी पेमेंट की ऑथराइजेशन भी कर दी है। इसमें केयरटेकर गवर्नमेंट ने IMF की तकरीबन तमाम शराइत जो उन्होंने कही थी वो मानी और IMF ने इस प्रोग्राम को स्ट्रक्चर भी ऐसे ही किया था कि 3 हुकूमतों को उसने पेमेंट करनी थी। एक आउटगोइंग गवर्नमेंट PDM की थी जो जा रही थी 1.1 बिलियन डॉलर की पेमेंट जो है उनको की गई। फिर केयरटेकर गवर्नमेंट को $700 मिलियन की गई और अब आने वाली जो हुकूमत है उसको 1.1 बिलियन डॉलर की मुंतखब हुकूमत को पेमेंट होगी। तो तीनों हुकूमतों को उन्होंने ऑन बोर्ड लिया ताकि ये IMF प्रोग्राम जो है इसकी ओनरशिप रहे। लेकिन मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल पेमेंट्स की सिचुएशन है उसको मद्देनजर रखते हुए, जो रिजर्व्स की पोजीशन है उसको मद्देनजर रखते हुए हमें फौरन ही, जैसे ये IMF का प्रोग्राम खत्म होता है तीसरे के बाद, एक बड़े IMF प्रोग्राम जो 6 बिलियन से $7 बिलियन तक हो सकता है और 3 साल से 5 साल तक की उसकी मुद्दत हो सकती है, हमें जाना होगा ताकि वो ये स्टैंड बाई अरेंजमेंट हो सके और एक्सटर्नल पेमेंट्स जो हमारी अदायगियों की जो पेमेंट्स हैं वो उसको सपोर्ट मिल सके। राइट। बेग साहब, एक आम आदमी सवाल करता है महंगाई और उसकी प्रेडिक्शन दी है कि थोड़ी सी कमी शायद हो, कुछ आम आदमी को रिलीफ मिलेगा और फिर जो शराइत हैं IMF की सख्त तरीन, अब हमारे निगरान वज़ीर ख़जाना का कहना है कि उनको पूरा किया जा रहा है, तो हम मीट कर रहे हैं वो तो। मिलता बर्डन बढ़ता है, टैक्सों का बर्डन भी, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीविंग भी, बिजली और गैस की कीमतें भी, और तो उसको तो आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलता। लेकिन अगर रुपये मुस्तहकम होता है और डॉलर की कीमत कम होती है, जो अभी तक बड़ी अच्छी तरह से मैनेज हुआ है और रुपया जो 330 रुपए पे पहुंच गया था आज वो 280 के ऊपर आसपास है, तो ये 50 रुपए की जो रुपए की कदर स्ट्रांग हुई है और डॉलर की कदर में कमी हुई है, इसने महंगाई पे बेहतरी डालनी है। इसने इंपोर्टेड और लैंडेड कॉस्ट को हमारी कम करना है और उससे महंगाई में कमी आएगी। दूसरी जो महंगाई में कमी की एक और बड़ी वजह है जो नहीं हो पा रहा है, वो हमारे मार्केट
मार्कअप रेट जो है वो 22% स्टेट बैंक के हैं और 24 से 25% बैंकों के लेंडिंग रेट हो गए। 25% में जब माली लागत आती है और चीजों ने महंगा होना ही होना, तो इसमें भी जैसे जैसे अफराद दर में कमी आएगी, ये बैंकों का लैंडिंग रेट कम होगा। राइट। ये आपको याद होगा लैंडिंग रेट सिंगल था 8-9%, 10%, ये पहुंच गया 22% पे। तो इसको भी कम करना है। दो चीजें महंगाई में कमी लाएंगी, एक डॉलर की शरह में कमी और रुपए का मुस्तकम होना, और दूसरे बैंकों के मार्कअप की शरह और स्टेट बैंक के पॉलिसी रेट में कमी है। राइट। जितना मैं आपकी बात से समझ सका हूँ कि एक मुस्तहकम हुकूमत इंतखाबात के नतीजे में अगर आती है तो उससे यकीनन चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। सनत का पहिया भी चलेगा। ज़राअत के हवाले से तो वैसे ही तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं, और फिर ये 70 करोड़ डॉलर मिल जाना, बाकी कुछ चीज़ें, तो हालात इतने मायूस कुन नहीं हैं जितने बज़ाहिर बाज़ नज़र आते हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, बेहतरी की तरफ जाएँ, मुल्क की मईशत का पहिया बेहतर अंदाज से चले, एक आम आदमी की हालत ज़ार बेहतर हो। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।